हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के सीरीज में आज हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने 2 लेक्चर अपलोड किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने एक्सप्लेन किया है एक ही लेक्चर में। किसके लिए है? क्लास 12 के लिए है, ITG के लिए और नीट के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना समय बर्बाद करें हम लोग बढ़ते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? तो देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल का यहाँ डिफिनीशन वगैरह सब लिखा हुआ है, आप उस पर मत जाइए। आप पहले समझिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, उसके बाद डिफिनीशन में हम चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या देखना है हमको देखना है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको देखना है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल देखिए क्या होता है, ये 2 चार्ज का सिस्टम होता है। एक माइनस क्यू, आप छोटा क्यू भी ले सकते हैं और बड़ा क्यू भी हम बार बार बता रहे हैं, और यहाँ पे प्लस क्यू ले लेते हैं। ठीक है, और ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे हो, ये दोनों इक्वल और अपोजिट चार्ज बहुत कम डिस्टेंस पे अगर अरेंज्ड रहता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत कम फाइनाइट डिस्टेंस रहेगा। और ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग डाइपोल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ डाइपोल। अगर हम इसको ए बोल दें और इसको बी बोल दें तो ये ए बी का जो ये दोनों चार्ज का जो सेपरेशन है उस सेपरेशन को बोलते हैं लेंथ ऑफ डाइपोल। और ये 2L होता है। कितना होता है? 2L। आप चाहें तो L के जगह में ए भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो है आपका ये सेंटर है, ये सेंटर ऑफ डाइपोल है, और ये वाला लेंथ L होगा और ये वाला लेंथ L होगा। ठीक है, तो ये है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रिक डाइपोल में 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर इफ 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाई वेरी स्मॉल एंड फाइनाइट डिस्टेंसेस, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसको बोलते हैं हम लोग, इस लाइन को, ये जो लाइन हमने खींच रहे हैं, इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। एक्सिस ऑफ डाइपोल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं डाइपोल लेंथ। इसको क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ डाइपोल या सेपरेशन ऑफ डाइपोल, लेंथ ऑफ डाइपोल बोलते हैं। और इसको को हम लोग सेंटर ऑफ द डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज एक तरफ, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अगर ये 1 कूलम है, -1 कूलम, तो ये भी 1 कूलम होगा। अगर ये -2 कूलम है तो ये 2 कूलम होना चाहिए, तब डाइपोल क्रिएट होगा। अच्छा, अब इस डाइपोल को पूरा को देख ले रहे हैं, तो ये अगर ये सिस्टम है अगर ये सिस्टम है तो इसका नेट चार्ज जो होगा क्यू नेट, तो क्यू नेट कितना होगा? प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू, यानी क्यू नेट क्या हो जाएगा? क्यू माइनस क्यू, यानी कितना? 0। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज जो होता है वो 0 होता है। चलिए अब हम आपको डिफिनीशन में लेके चलते हैं। तो क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, इट इज ए सिस्टम ऑफ, या सिस्टम ऑफ बोल दीजिए, दैट सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड विथ वेरी स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो हमने आपको बता दिया। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट का नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज जो होता है वो 0 होता है। तो ये कुल मिलाकर के आपका हुआ क्या? ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में, और जो भी लिखे हैं आप उस पर ध्यान मत दीजिए, हमारी बातों को समझिए, उसके बाद आप उसके क्या बोलते हैं डिफिनीशन पे जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो स्ट्रेंथ है, जो इंटेंसिटी है, उसको जो फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है या मेजर करता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। हम आपको इस लाइन को पढ़ के दिखला देते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ए फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है सर, यहाँ तक ठीक है। अब मैथमेटिक्स में इसको क्या बोलेंगे? मैथमेटिकल डिफिनीशन होगा कि इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ, देखिए पहले डाइपोल बना देते हैं, ये -q फिर डाइपोल बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल फिर बना रहे हैं +q, इसको ए बोल दिए, इसको बी बोल दिए, और ये एक्सिस ऑफ डाइपोल है, ये आपका सेंटर है, ये आप एल बोल दीजिए या ए बोल दीजिए, ये पूरा 2L होगा। पूरा कितना होगा? 12 होगा, 12 होगा, 12 बने 12 होगा। ठीक, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल जो
मोमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये कौन क्वांटिटी होता है? ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। और इसको डिनोट किससे करते हैं? तो सर इसको डिनोट करते हैं पी वेक्टर से, पी वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो मैथमेटिकली होता क्या है कि दोनों चार्जों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस और लेंथ ऑफ डायपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड द सेपरेशन एंड द लेंथ ऑफ द डायपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो देखिए मैथमेटिकली हम आपको क्या लिखे हैं, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डायपोल लेंथ, आइदर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ये भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल लेंथ। ठीक है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और वेक्टर क्वांटिटी में पी वेक्टर बराबर क्यू इंटू टू ए वेक्टर। और इसका डायरेक्शन यहाँ पर दिखाना होगा, तो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। यानी आप इसको P के एलोंग भी बता सकते हैं और आप लिख सकते हैं P वेक्टर बराबर Q इंटू 2A वेक्टर। और किस तरफ जा रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है, तो आप I कैप भी लिख सकते हैं। ये है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, जिसको P से डिनोट करते हैं, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में कुछ बात बोल दिया जाए। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है सर, आपने बता दिया। इट इज डिनोटेड बाय पी वेक्टर। ठीक है सर, आपने बता दिया। इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। सब हमने बता दिया जो हमने लिखा था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें बेसिक बात यही है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वैसा फिजिकल क्वांटिटी होता है, वैसा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है जो इलेक्ट्रिक डायपोल के इंटेंसिटी यानी स्ट्रेंथ को मेजर करता है, उसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल करते हैं। और मैथमेटिकली क्या होता है वो P बराबर Q इंटू 2L मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल एंड द लेंथ ऑफ डायपोल। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के होता है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, और आगे बात करते हैं हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो हमारे पास फॉर्मूला है P बराबर Q इंटू 2A। ठीक है, यूनिट और डायमेंशन में वेक्टर फॉर्म लिखना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको SI यूनिट में लिखें तो SI यूनिट में लिखें तो Q का होता है सर कूलम। ठीक है सर, Q का यूनिट क्या होता है? कूलम। और ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो कूलम मीटर हो गया सर, कूलम मीटर। SI यूनिट क्या होगा? कूलम मीटर। अच्छा, CGS यूनिट क्या होगा? तो CGS यूनिट देख लीजिए। CGS यूनिट जो होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डी बाई। क्या बोलते हैं? डी बाई। और इसको डिनोट करते हैं किससे? डी से। और ये केमिस्ट्री में यूज होता है ज़्यादा, यूज्ड मच इन केमिस्ट्री, यूज्ड इन केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री में यूज ज़्यादा होता है, डी बाई। ठीक है, डी बाई। ठीक, डी बाई। ठीक, अब इसका डायमेंशन हम लोग देखते हैं। तो डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन, तो डायमेंशन Q का क्या होता है? डायमेंशन 80। और लेंथ का होता है L। ले लीजिए, ये लिख दीजिए। और आप कर सकते हैं कि पहले M लिखा जाता है सर, उसके बाद L लिखा जाता है सर, उसके बाद T लिखा जाता है सर। तो उसको अगर उस फॉर्म में लिखना है तो M तो है नहीं, तो L है, T है और A है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और आप लिख सकते हैं AT और A को A नहीं, ए को कोई आई भी लिखता है, इलेक्ट्रिक करंट वाले को आई भी लिख सकता है, तो आप LTI भी कहीं कहीं देख सकते हैं। तो ये दिस इज द डायमेंशन यूनिट, वेरियस यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड डायमेंशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो आएगा वो बोलेगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए।
ठीक है, या उसका एक्सप्रेशन आप क्या कीजिए, निकालिए। तो हम लोग देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड 3 तरीका से निकाला जाता है। एक तो एक्सियल पोजीशन होता है, एक्सियल पोजीशन, दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन, और तीसरा एट एनी पॉइंट। तो एक्सियल पोजीशन क्या होता है, तो एक्सियल पोजीशन ये होगा, ये माइनस क्यू है और ये आपका प्लस क्यू है, ये ए है और ये बी है, ये एक्सिस है। तो इसी के अलोंग अगर हम जाएंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट पी लेंगे और यहाँ सेंटर से ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम सेंटर से ही डिस्टेंसेस मेजर किए जाते हैं। डाइपोल का डिस्टेंस हमेशा सेंटर से मेजर किया जाता है। तो ये एक्सियल पॉइंट हुआ, ये एक्सियल पॉइंट हुआ, ये एक्सियल, ठीक, अगर निकालेंगे तो। और एक आता है यहाँ से परपेंडिकुलर जाएंगे, यानी 90 डिग्री पर जाएंगे और यहाँ पर पॉइंट पी होगा और ये डिस्टेंस आर होगा। ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये हो जाएगा ई इक्वेटोरियल, और ई इक्वेटोरियल को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, और ई एक्सियल को डिनोट करते हैं हम लोग ऐसे, ठीक। और एट एनी पॉइंट, तो एनी पॉइंट अब देख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई पॉइंट। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं एट एनी पॉइंट पी, तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा और ये आर होगा, और ये होगा हमारा एट एनी पॉइंट, एट, यहाँ पर थीटा बनेगा ही बनेगा, एट एनी पॉइंट, और इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं ई थीटा। और ये थीटा जो है वो 0 डिग्री नहीं होना चाहिए और 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर 0 डिग्री होगा तो ये होगा और 90 डिग्री होगा तो ये होगा, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, एक्सियल पर, इक्वेटोरियल पर और एट एनी पॉइंट पर। आगे हम लोग बात करते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है आपको। कहाँ कहाँ पे निकलेगा हमने बता दिया। एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट को हम लोग लिखेंगे ई एक्सियल, और हम लिख सकते हैं ई पैरेलल। और एट इक्वेटोरियल पॉइंट, तो एट इक्वेटोरियल पॉइंट को लिखेंगे ई इक्वेटोरियल और ई परपेंडिकुलर। और क्या है, एट एनी पॉइंट, ये एक्सियल पॉइंट था, एट एनी पॉइंट तो हो जाएगा ई एट एनी पॉइंट और ई एट थीटा, ठीक। बारी बारी से ये तीनों को हम लोग देखने का कोशिश अब करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देख ले रहे हैं। पहला क्या है, एट एक्सियल पॉइंट, देखिए बनाते हैं हम। तो ये आपका माइनस क्यू है और ये आपका प्लस क्यू है, और ये इसका एक्सिस है, ये आपका सेंटर है, ये एल है और ये भी एल है, एल है, टोटल 2L होगा। ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम सेंटर। तो एक्सियल पॉइंट में तो हम यहाँ से एक पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पे P, ठीक है। और ये डिस्टेंस इसका यहाँ से सेंटर से हम लेट कर ले रहे हैं R, लेट R। और यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको लिखना होगा हमको, एग्जाम में 5 नंबर या 2 नंबर का आएगा बोर्ड में, ठीक है। तो लिखना होगा कि लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल whose total length is or separation between two charges is 2L and electric dipole moment P vector from negative charge to positive charge, and let a point P on its axis at a distance R from O, where we have to find electric field intensity। तो इसको हम लोग निकालते हैं, तो देख लीजिए, ये B है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ A है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो अगर हम E A निकालें, E A, तो क्या होगा, E का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो Q बाई R स्क्वायर कितना है सर, तो यहाँ से बातें हो रही है, तो ये R प्लस L होगा, यानी R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है सर। अच्छा, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ। अगर इसका हम लोग वेक्टर में लिखेंगे तो वेक्टर लिख देते हैं। तो इधर तो वेक्टर हो गया, इधर किसके अलोंग है सर, तो ये खींचेगा इधर, ये होगा, ये E A होगा, और ये दूर है, इस P पॉइंट से दूर है, इसलिए ये कमजोर है, ठीक है। ये इधर होगा, यानी किसके अलोंग होगा, तो PO के अलोंग होगा। किसके अलोंग होगा, PO के अलोंग होगा। E A P के अलोंग होगा,
ठीक है। और हम इसको लिख सकते हैं ई ए अच्छा से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं इसके डायरेक्शन में लिखने का कोशिश करेंगे तो माइनस ओ पी होगा, माइनस ओ पी वेक्टर होगा, ठीक है। इसी तरीक़ा से अगर हम ई बी को लिखना चाहें तो ई बी बराबर हो जाएगा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई कितना सर, यहाँ से बातें होंगी तो ये पूरा आर है, इसमें से एल घट जाएगा तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अच्छा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर होता है और ये दूर जाएगा। क्यों दूर हमने लिख रहा है, क्योंकि ये वाला जो है ये मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर पॉइंट चार्ज के लिए। तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो ये दूरी बढ़ा था तो ये घटा है, और ये दूरी छोटा है तो ये बड़ा है, यानी ई बी इज ग्रेटर देन ई ए। यहाँ से साबित हो गया कि ई बी इज ग्रेटर देन ई ए। अच्छा, यहाँ पर वेक्टर लिखना होगा तो किसके अलोंग जा रहा है, ओ पी के अलोंग जा रहा है, ओ पी के अलोंग जा रहा है, ये पी है, ये ओ पी के अलोंग जा रहा है, तो हम लिख देंगे ओ पी कैप, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमको ई नेट लिखना है, क्या लिखना है, ई नेट। तो ई नेट हम क्या लिखेंगे, देखिए ई नेट बराबर होगा आपका, किधर होगा ई नेट, जब ये बड़ा है और ये छोटा है तो ई नेट भी इधर ही होगा, ई नेट। तो क्या लिखेंगे, ई ए वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर, ई नेट। तो हम जान रहे हैं कि एक ठो माइनस में है, कौन, ए, तो हम लिख देते हैं माइनस पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर ओ पी, ठीक है, माइनस में ले लिए इसको। और ई बी कितना है, इतना, तो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर ओ पी। ये ई नेट हुआ, और ई नेट को ही हम बोलेंगे ई पी, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। और आप इसको ये भी बोल सकते हैं, अभी हम आपको बताएं ई एक्सियल भी बोल सकते हैं। तो ई एक्सियल बराबर हो जाएगा 1/4 Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या हमारा, ये पॉजिटिव वाला पहले लिख देते हैं, तो 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस ये माइनस ले रहे हैं, और ये 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पे होगा ओ पी कैप, वेक्टर में लिख रहे हैं। और इसी को हम लिख सकते हैं ई पैरेलल, ये भी बताएं आपको, तो आप लिख दीजिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देख लीजिए दोनों पर होल स्क्वायर है, दोनों पर होल स्क्वायर कहिए, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर होगा माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ होगा ओ पी फैक्टर, ठीक। अब आगे इसके क्या किया जाए सर, तो आगे इसके किया जाए तो आगे क्या होगा, देख लीजिए ई पैरेलल बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहाँ से ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी आर प्लस एल, और इसको माइनस कीजिएगा तो आर माइनस होगा और एल प्लस होगा, बाई यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर एलोंग ओ पी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ ऊपर वाले में क्या क्या कट रहा है, तो ऊपर वाले में कट रहा है एल, और यहाँ पर आर, और ये आर कट रहा है, तो आपका ई पैरेलल यानी ई एक्सियल आपका आ गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहाँ पर 2r आया और यहाँ 2l है, तो आप 2l लिख दीजिए और 2r लिख दीजिए, बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये Q इंटू 2l को हम जानते हैं P, तो आप लिख सकते हैं ई एक्सियल बराबर कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू 2l को P, तो P लिख दिए, ये 2 को पहले लिख दिए, R लिख दिए, बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा आया एक्सियल पोजीशन पर, ठीक है, ये एक्सियल पोजीशन पर हमारा आंसर आया, ठीक। और ये ओपी यहाँ होगा, ओपी हम छोड़े जा रहे हैं, ओपी होगा, तो ये वेक्टर फॉर्म है। अब इसका हम, ये वेक्टर फॉर्म है, कौन फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म,
अब इसका स्केलर फॉर्म लिख के दिखा देते हैं। तो स्केलर फॉर्म होगा ई एक्सियल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2pr/r² माइनस l² का होल स्क्वायर, ये होगा। और ये आपका एक कौन फॉर्म हुआ? स्केलर फॉर्म। कौन फॉर्म? स्केलर या मैग्नीट्यूड फॉर्म? स्केलर फॉर्म, स्केलर फॉर्म आया। ठीक है, अभी ये इस डाइपोल के बारे में बात हो रहा है, लेकिन जब हम आइडियल डाइपोल का बात करेंगे तो आइडियल डाइपोल बहुत छोटा होता है। तो आइडियल डाइपोल कैसा होता है? तो आइडियल डाइपोल देखिए ऐसा होगा, -q और यहाँ पे होगा +q और ये बीच में सेंटर होगा, ये l होगा, ये l होगा, ये डिस्टेंस जो आपने ले रहा है ये r है। ठीक, इसी का आइडियल है। तो आइडियल डाइपोल में देख रहे हैं r जो है वो l से काफ़ी का है, बड़ा है। तो फॉर एन आइडियल डाइपोल क्या होगा? ये तो आंसर हो गया। ठीक, अब फॉर एन आइडियल डाइपोल, फॉर एन आइडियल डाइपोल, आइडियल डाइपोल r is much greater than l, so l can be neglected। l को हम क्या कर सकते हैं? नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला ये देखिए कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2pr/। अगर आप इसको नेगलेक्ट कर दीजिएगा, 0 कर दीजिएगा, तो ये r पर पावर 4 हो जाएगा और ये r4 होगा, ये कट के कितना हो जाएगा? 3। तो आपका रिजल्ट निकल गया कहाँ? आइडियल डाइपोल के लिए आ जाएगा ई एक्सियल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कितना? 2p/r³। किसके लिए? आइडियल डाइपोल के लिए, फॉर आइडियल डाइपोल। और ये जो आंसर आया था ये रियल डाइपोल के लिए आया था। इस पर भी न्यूमेरिकल आता है और इस पर भी न्यूमेरिकल। ये कब लगेगा? जब डाइपोल बड़ा होगा, और ये कब फॉर्मूला लगेगा? जब डाइपोल बहुत छोटा होगा। अच्छा, एक बात और है कि आप देखे हैं कि ये था -q और ये था +q और ये सेंटर था, ये l है, ये l है, ये सेंटर है। यहाँ से डिस्टेंस r पर हमने क्या लिया था? r पर एक पॉइंट P लिया था। तो ई नेट किधर आ रहा है? बड़ा इधर वाला था, तो ये ई नेट है। और P का डायरेक्शन किधर होता है? -q से +q। तो P और E का डायरेक्शन, P वेक्टर और E नेट का डायरेक्शन, नेट माने इसका डायरेक्शन यानी एक्सियल का डायरेक्शन सेम टाइप में है, यानी थीटा। इन दिस केस एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर इज 0 होगा, यानी थीटा बराबर कितना आएगा? 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन किधर है? ई नेट का भी डायरेक्शन इधर है और पी का भी डायरेक्शन इधर है। तो इसमें दो मुख्य बातें हैं। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कंपटीशन के लिए, और बोर्ड के लिए इसको डेराइव करना होगा आपको। अच्छा, ये फॉर्मूला रियल के लिए है और ये वेक्टर फॉर्म है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। और यहाँ पर जो हमने लिखा है ये आइडियल डाइपोल के लिए है और आइडियल डाइपोल के लिए ये है। ठीक है, और एक्सियल पोजीशन में जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डाइपोल वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे वाला बात करते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन या पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट के बारे में देख लीजिए। यहाँ देखिए ये है इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट हम आपको बता चुके हैं कि कहाँ होता है। ठीक है, तो देख लीजिए फिगर इधर बना देते हैं। यहाँ पे -q है, ठीक है सर। यहाँ पे +q है सर, ठीक है सर, बराबर है सर। ये डाइपोल एक्सिस है सर, ठीक है, हमको पता है सर। ये सेंटर है सर, ठीक है सर, पता है सर। ये l है सर, ठीक है सर। ये भी l, ठीक है सर। और ये आपका 2l होगा सर। जाहिर सी बात है कि ये वाला l है और ये वाला l है, दोनों को जोड़ेंगे 2l होगा। ठीक, अब इक्वेटोरियल पोजीशन कहाँ से होता है? सेंटर से 90 डिग्री पे होता है। तो ले लीजिए ये 90 डिग्री से हम लोग ले लिए ये। ठीक, और ये r डिस्टेंस पे है और एक पॉइंट क्या है? P है। एक पॉइंट P है जहाँ हमको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये पॉइंट P है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, तो ये P वेक्टर है। ठीक है सर, अब इसको बोल दीजिए सर आप A और इसको बोल दीजिए B।
तो ये बी क्या करेगा सर, तो बी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यहाँ पे हम लोग जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हम जिस पॉइंट पर निकालते हैं वहाँ पे हम लोग अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं कि वहाँ पर टेस्ट चार्ज है, तो यहाँ पर क्यू नोट रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तो ये रिपेल करेगा, यानी ये ऐसे जाएगा, ये देखिए जा रहा है, और ये वाला है हमारा ई बी, ये ई बी वेक्टर है। अगर ये थीटा एंगल है तो दिस अच्छा ये जब थीटा एंगल पे रहेगा तो इसका कंपोनेंट बनेगा, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल बनेगा, तो ये थीटा, जब ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, ये तो पता है, ठीक है सर। तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा तो ये बोलेंगे हम लोग ई बी कॉस थीटा, ई बी कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा ई बी साइन थीटा, ठीक है सर। और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा, ये हाइपोटेनस है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का रूट, यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। इसी तरह से अगर हम इधर वाले बात करेंगे तो ये इसको, ये यहाँ पर टेस्ट चार्ज है तो इसको खींचेगा, तो यानी ये इसको इधर खींचेगा, ठीक है। ये फिर थीटा एंगल पे है, और ये आपका है ई कितना, ई ए है, तो ये अगर थीटा है तो अल्टरनेट एंगल भी थीटा होगा, तो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा ई ए कॉस थीटा जिससे एंगल बन रहा, और एक इधर हो जाएगा ई ए साइन थीटा, ई ए साइन थीटा, ये होगा, ठीक है। अब मेरा प्रश्न उठता है कि भाई ई ए कितना होगा, ये तो साइन थीटा कॉस थीटा है ना, ई ए कितना होगा, तो ई ए जो होगा वो होगा, हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो आर तो मेरा ये है, जो ये है वही ये है, इसका मतलब अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ई ए बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हुआ ई ए। सर ई बी कितना होगा, तो ई बी भी सर उतना ही होगा, यानी ई बी बराबर भी तो उतना ही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो सर हमको ये साबित हो गया कि ई ए का मैग्नीट्यूड और ई बी का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है सर। अब पी पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो सर ई नेट होगा ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा इधर ही है सर, ठीक है सर। फिर ई ए साइन थीटा किधर है, नीचे है, यहाँ से इस पोजीशन से नीचे है ये साइन थीटा, तो यहाँ पे माइनस होगा सर, माइनस ई ए साइन थीटा। फिर ई बी का बात कीजिए तो ई बी कॉस थीटा इधर ही है तो पॉजिटिव भी होगा, ई बी कॉस थीटा, और फिर ई बी साइन थीटा ऊपर है, इस पॉइंट से ऊपर है तो पॉजिटिव लेते हैं, इधर इसको हम नेगेटिव लिए थे क्योंकि नीचे था, तो यहाँ हो जाएगा ई बी साइन थीटा, ठीक है सर। अच्छा सर, तो जब यहाँ से बताया जा रहा है कि ये और ई बी सेम है तो हम टोटल को ई ए कर दें, ई बी को ई ए कर दें या ई ए को ई बी कर दें, तो हम यहाँ लिख देंगे ई ए कॉस थीटा माइनस ई ए साइन थीटा, और इसको हम ई बी को ई ए करने जा रहे हैं तो ई ए कॉस थीटा अब प्लस ई ए साइन थीटा। तो आपको देखने में नज़र आ रहा है कि ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, एक ई ए कॉस थीटा और एक ई ए कॉस थीटा, कितना थीटा, 2 ई ए कॉस थीटा। तो हमारा आंसर होगा ई नेट जो होगा वो 2 ई ए कॉस थीटा होगा, यानी ई नेट बराबर हमारा होगा, ई नेट बराबर हो जाएगा हमारा 2 ई ए कॉस थीटा, ये होगा, ठीक है। तो जब ये होगा तो फिर आगे हम लोग देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो 2 ई ए कॉस थीटा, तो ये तो हमको पता है सर, क्या है कॉस थीटा निकालना है सर, तो कॉस थीटा फिगर से निकलेगा, ठीक है। तो बराबर में हो गया 2 ई ए, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन ए, ई ए या ई बी दोनों सेम है तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है सर, ये इसके जगह में हो गया। अब कॉस थीटा सर ये ट्रायंगल ले लीजिए सर, ये ट्रायंगल जिस पर हम हाथ चला रहे हैं ये ट्रायंगल आप ले लीजिए, इससे कॉस थीटा निकल जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी एल बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हुआ। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू, ठीक है सर, 12, ठीक है सर, बाई 1 और आधा, यानी कितना, पावर 3/2, ये तो आपको आता होगा, 1 और आधा,
ठीक है, एक्स रूट एक्स बराबर एक्स पर पावर 3/2, इसी तरह से यहाँ होगा। ठीक है, तब इसके बाद हमारा ये आंसर, अब q इंटू 12 को हम p लिख सकते हैं, q इंटू 12 को हम p लिख सकते हैं। तो आपका यहाँ पर आंसर आ गया, क्या आ गया, आंसर आ गया कि E। अब इसको आप लिख सकते हैं E कहाँ पे, इक्वेटोरियल या E परपेंडिकुलर, आप इसको लिख सकते हैं E इक्वेटोरियल लिख सकते हैं या E परपेंडिकुलर। ठीक, तो E परपेंडिकुलर बराबर हमारा आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q इंटू 12 को हम लोग P जानते हैं तो P लिख सकते हैं P अपॉन कितना, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर पावर 3/2। ये आया इसके लिए आया। लेकिन अगर डाइपोल बहुत छोटा हो और ये हो R और ये पॉइंट P हो, ये L हो, ठीक, तो फॉर एन आइडियल डाइपोल R इज मच ग्रेटर देन A, L कैन बी नेग्लेक्टेड, N को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, N कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है, नेग्लेक्ट किया जा सकता है, L कैन बी नेग्लेक्टेड। तो मेरा E परपेंडिकुलर हो जाएगा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। जब इसको नेग्लेक्ट कर दीजिएगा तो आपका आएगा P/R स्क्वायर पर पावर 3/2, और ये 2 कट जाएगा, यानी आपका फाइनल आंसर आ जाएगा E परपेंडिकुलर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P अपॉन R3। ये आपका आंसर आया, किसके लिए, आइडियल डाइपोल के लिए। किसके लिए, तो आइडियल डाइपोल के लिए, आइडियल डाइपोल के लिए आएगा, और ये रियल डाइपोल के लिए आया। ठीक है, तो ये दो हम लोग कंडीशन देख लिए, एक एक्सियल में और एक इक्वेटोरियल में। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि सर एंगल कितना बनेगा, तो देखिए P किधर है, इधर, और E नेट किधर है, E नेट यही है, E नेट इधर है, ठीक, और P किधर है, इधर है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, एक ही स्लाइड में देख लीजिए, तो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो E किधर है, P किधर है, इधर है, और E किधर है, E नेट किधर है, यानी E इक्वेटोरियल इधर है, और इसके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। इन दिस केस एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर इज 180 डिग्री। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है, और ये भी इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन में। एक्सियल पे E और P के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, इक्वेटोरियल पर 180 डिग्री होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन E इक्वेटोरियल एंड E एक्सियल। तो देखते हैं क्या है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। तो अभी हमने देख लिया है E इक्वेटोरियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कितना P/R3, और E एक्सियल हमने देखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 2P/R3। तो आप देख सकते हैं कि जिसको हम घेर रहे हैं वो इक्वेटोरियल है। अगर दो को हटा दिया जाए तो हम लिख के बोल सकते हैं कि E एक्सियल बराबर 2 टाइम्स ऑफ E इक्वेटोरियल, ये, और E इक्वेटोरियल बराबर E एक्सियल अपॉन 2 होगा ना भाई, यहाँ से होगा। अगर इसको निकालिएगा तो यहाँ आ जाएगा। ये दोनों किसके लिए है, ओनली फॉर आइडियल डाइपोल, रियल डाइपोल के लिए नहीं है। ये केवल आइडियल डाइपोल के लिए है, रियल डाइपोल के लिए ये नहीं होगा, यानी रियल डाइपोल में ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं E एक्सियल डज नॉट इक्वल टू 2E इक्वेटोरियल, और E इक्वेटोरियल डज नॉट इक्वल टू E एक्सियल अपॉन 2। किसके लिए, नोट किसके लिए, रियल डाइपोल के लिए, फॉर रियल डाइपोल मीन्स बड़ा,
डाइपोल बड़ा, रियल डाइपोल मीन्स डाइपोल बड़ा, और आइडियल मीन्स एकदम प्लस क्यू और माइनस क्यू एकदम करीब होगा, और रियल के लिए माइनस क्यू और प्लस क्यू थोड़ा बड़ा दूरी पर होगा, ज़्यादा उसका लेंथ होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग को पढ़ेंगे कि एट एनी पॉइंट क्या होगा। पहला कितना तरीका से निकालना था, एक्सियल पॉइंट पर, फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पर, फिर एट एनी पॉइंट पर, तो बचा एट एनी पॉइंट पर। तो एट एनी पॉइंट पर हम लोग देखते हैं। तो एट एनी पॉइंट, देखिए एट एनी पॉइंट का क्या होगा। देखिए ये एट एनी पॉइंट बहुत मज़ेदार है। देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू। ठीक है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। अब यहाँ पे आपका बीचों बीच यहाँ पे क्या है, सेंटर है, ये एल है और ये एल है, ये पता है 2L है। ठीक, एट एनी पॉइंट तो कहीं पे भी ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये यहाँ पे एट एनी पॉइंट कितना डिस्टेंस पे, आर पे, और यहाँ पर क्या बन रहा थीटा, और यहाँ पे क्या बनेगा पी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। ठीक है सर, होता है। तो ये आपका एक्सियल हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देखिए जा रही है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका दो कंपोनेंट होगा, इधर होगा पी कॉस थीटा और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा पी साइन थीटा, पी साइन थीटा। तो यहाँ पे ये चला जाएगा, ये इधर हो जाएगा पी कॉस थीटा यानी ई एक्सियल, और ये हो जाएगा आपका ई इक्वेटोरियल, ई इक्वेटोरियल, और ये आपका इसका रिजल्ट आएगा नेट, ई नेट, ई नेट, और ये एंगल कुछ बना दीजिए अल्फा, ये है। ठीक है, तो अब हमारा ई नेट कितना होगा, तो ई नेट होगा सर यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा, तो जब 90 डिग्री बनता है तो परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं ई एक्सियल का होल स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है सर, तो ई एक्सियल का फॉर्मूला क्या है सर, तो ई एक्सियल का फॉर्मूला है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी, और पी के जगह में एक्सियल में क्या होगा पी कॉस थीटा, तो 2p कॉस थीटा बटा आर क्यूब का होल स्क्वायर। इसी तरह से ई एक्सियल होता है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी, तो पी कौन, पी साइन थीटा, तो पी के जगह में होगा पी साइन थीटा बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है सर, तो अब यहाँ से आएगा आपका ई एट एनी पॉइंट को आप लिख सकते हैं ई एट थीटा, एनी पॉइंट, तो क्या यहाँ से कॉमन क्या आएगा सर, तो यहाँ से कॉमन आएगा सर पी और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, यानी पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू का होल स्क्वायर कॉमन आएगा। बचेगा कितना 2 कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, सब खत्म गया साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हुआ। अब ये स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन क्यू नोट आर क्यू, और यहाँ बचा हमारा रूट में 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपको मालूम है 1 होता है, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 होगा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 होगा। आंसर आ गया, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ई थीटा बराबर, देख लीजिए पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर क्यू अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिए हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 होगा प्लस 1। ये आपका एट एनी पॉइंट का फॉर्मूला आ गया, एट एनी पॉइंट। आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर एट एनी पॉइंट, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं ई एट एनी पॉइंट वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन पॉइंट वेयर वी हैव टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अच्छा, ये तो बातें हो गई। अब ये हो गया किसी भी पॉइंट पे हो गया। अब हम लोग को देखना है क्या इससे एक्सियल का फॉर्मूला ला सकते हैं और इसी से हम लोग इक्वेटोरियल का भी फॉर्मूला ला सकते हैं। तो देखिए आपका क्या रिजल्ट आया है, ई एट एनी पॉइंट क्या आया है, पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर क्यू अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर
थीटा प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग दोनों पॉइंट निकाल सकते हैं। कौन कौन? ई एक्सियल, ठीक। तो ई एक्सियल के लिए थीटा कितना होगा? 0। ई एक्सियल में थीटा का मान 0 होगा। और ई इक्वेटोरियल इसमें कितना एंगल होगा? तो थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री। ई इक्वेटोरियल 90 डिग्री और ई एक्सियल 0 डिग्री। ठीक है, और इसमें बैठा दीजिए। तो इसमें बैठा दीजिएगा तो आप जो लाए हैं हम लोग अभी दोनों का वो आंसर आ जाएगा। तब क्या हो जाएगा? ई थीटा बराबर कितना है सर? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर क्यू अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो जब हम इसको एक्सेल में लेंगे तो हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर क्यू 3 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1। और 0 डिग्री 1 होता है, 3 और 1 4, 4 का रूट 2 होगा। तो आपका आंसर आ गया। ई एक्सियल बराबर 1 बाई सजा के लिख रहे हैं 4 पाई एप्सिलॉन नोट पी होता है, पी यहाँ क्यू नहीं होता है, पी होता है। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट आर क्यू बाद में भी लिख सकते हैं। और ये 1 होता है, 3 और 1 4 का रूट 2 पी बाई आर क्यू। क्या यही आया था एक्सियल में? यस सर, यही आया था एक्सियल में। अब यहाँ पर बात करते हैं इक्वेटोरियल में। तो आपको पता है P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर क्यू अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो अब यहाँ पर 90 डिग्री बैठा दीजिए तो P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर क्यू 3 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1। और कॉस स्क्वायर 90 डिग्री ये 0 होता है। तो 0 को 3 से गुना करेंगे 0, तो बचा 1 का रूट 1। यानी आपका आ गया ई इक्वेटोरियल बराबर 1 बाई सजा के लिख रहे हैं 4 पाई एप्सिलॉन नोट P बाई आर क्यू। और ये पूरा 1 हो गया है। क्या यही आया था? हाँ, यही आया था। यानी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट अगर आपको आता है तो आप वहीं से कंडीशन लगा करके आप एक्सियल का भी निकाल सकते हैं और इक्वेटोरियल का भी निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब देख लीजिए क्या है। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड टॉर्क प्रोड्यूस्ड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल एरो लाइन से हम लोग दिखाते हैं। ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है सर, इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए। और इसमें अगर हम किसी एक डाइपोल को रख देते हैं, किसको रख देते हैं? डाइपोल को रख देते हैं। ये माइनस क्यू है और ये आपका प्लस क्यू है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, तो जब इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी पहले से इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें डाइपोल रखा हुआ है और ये 2A है, 2L है, ठीक है, 2L है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं E बराबर होता है F/Q, यानी F बराबर Q इंटू E। और ये भी बात जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज को अपने डायरेक्शन में ले जाता है। यानी पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो होगा F बराबर Q इंटू E। यहाँ से लिखें, ये अपने साथ ले जाएगा पॉजिटिव को और नेगेटिव को किधर लेके जाएगा? ये इधर लेके जाएगा। F बराबर माइनस QE पीछे की ओर लेके जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर F नेट निकाला जाए तो आप लिख सकते हैं F प्लस F माइनस, यानी प्लस चार्ज पर कितना फोर्स लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस चार्ज पर कितना फोर्स लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो F बराबर QE होता है, तो प्लस वाले के पास है QE, लीजिए वेक्टर में लिख लीजिए। ठीक है, QE प्लस यहाँ पे क्या होगा? माइनस QE, देख लीजिए नेगेटिव पर माइनस QE, और ये दोनों कट के कितना आंसर हो जाएगा? 0। यानी F नेट क्या होता है? F नेट 0 होता है। यानी अगर व्हेन वी प्लेस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। ठीक है, 0 होता है। यानी फोर्स हमने निकाल लिया इलेक्ट्रिक फोर्स। अब टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क निकालने के लिए आपको ये पता रहना चाहिए कि ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो जब ये यहाँ है, देख लीजिए, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। एप्लीकेशन है, अलग अलग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इसलिए इसको घुमाएगा। इसको क्या करेगा?
घुमाएगा, इसको घुमाएगा तो घुमाएगा, यानी टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो क्या लिखा जाएगा, ड्यू टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड। टॉर्क क्या होता है बेटा, घुमाने वाला बल। टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये 2 नंबर का आता है बोर्ड में, ठीक है। अब देख लीजिए, तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, तो टॉर्क बराबर क्या होता है सर, तो टॉर्क बराबर होता है सर, टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। यानी टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं, 11 में जानते हैं आप, और फोर्स इलेक्ट्रिकल है यहाँ पे, लीजिए, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस माने मान लीजिए आप आर, और यहाँ पे क्या है 2, कुछ भी होगा आएगा, अपने आएगा। तो ये है टॉर्क का फार्मूला, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही वाला है, ये वाला, और आपने इसको थीटा एंगल पे रखा हुआ है, डाइपोल को थीटा एंगल पे रखा हुआ है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो हमको परपेंडिकुलर चाहिए। तो ये 12 वेक्टर होता है, ये 12 क्या होता है, वेक्टर। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 12 cos थीटा होगा, 2l cos थीटा, लेकिन इसका तो हमको काम नहीं है, तो ये होगा 2l sin थीटा, 2l sin थीटा। तो यहाँ पर ये लगेगा, और f बराबर कितना है हमारा, q, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गई होगी। तो आगे देखिए क्या होगा, तो टॉर्क बराबर होगा कितना q इंटू ई इंटू आर मीन्स 2l sin थीटा। इसमें लिखिए, मैग्नीट्यूड में ही लिखिए, ठीक। अब इसको हम सजा के लिख देते हैं, टॉर्क बराबर q इंटू 2l एक जगह, क्योंकि हम जानते हैं कि ये p होता है e sin थीटा, यानी टॉर्क बराबर होगा p e sin थीटा। ये टॉर्क बराबर होगा, ये इतना टॉर्क इसमें जनरेट होगा, इतना टॉर्क इसमें जनरेट होगा, टॉर्क ऐसे या ऐसे। टॉर्क का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, P से E की ओर। तो P इधर है ना, P किधर है, इधर है, P का डायरेक्शन इधर होता है ना, P का डायरेक्शन इधर है, P E किधर जाएगा, अंदर, तो इस केस में अंदर होगा। अगर ये डायरेक्शन इधर होगा तो आउटवर्ड होगा, बाहर होगा, यानी टॉर्क का डायरेक्शन या तो डॉट होगा या क्रॉस होगा। इस कंडीशन में पी ई किधर जा रहा है, अंदर, यानी क्रॉस होगा। अगर ये डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर होता तो उल्टा होता, बाहर आता, ठीक है, ओके। तो ये है हमारा। अच्छा, अब इससे आपको एक चीज़ पता चला, क्या पता चला कि टॉर्क बराबर जो होता है वो होता है पी ई साइन थीटा। तो 3 केस होगा। पहला केस, ठीक है, अच्छा, ये थीटा क्या है, थीटा, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड पी वेक्टर, ई वेक्टर एंड पी वेक्टर, पी ई साइन थीटा। तो ये थीटा पी और ई के बीच का एंगल है। पहला केस आएगा, केस वन, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मतलब सर, इसका मतलब कि ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो ऐसे है, -q + q, इसी के डायरेक्शन में है सर, तभी तो थीटा बराबर 0 डिग्री है। बैठा दीजिए सर। तो पी ई साइन थीटा टॉर्क बराबर, तो कितना हो जाएगा, पी ई साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री 0 होता है, ये पूरा कहानी 0 कर देगा, यानी टॉर्क का होगा 0 होगा। और इस कंडीशन को बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों स्टेबल इक्विलिब्रियम? ताकि इसको हम जरा सा भी घुमाने का कोशिश करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगा।
अपने अगर इसको हम जरा सा भी घुमाने का कोशिश करेंगे सेंटर से इसको जरा सा भी घुमाने का कोशिश करेंगे और छोड़ देंगे, तो स्मॉल एंगल से घुमाने का कोशिश करेंगे तो ये फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग ही आ जाएगा, ठीक है। इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। दूसरा केस लिख लीजिए, केस टू में होगा इफ़ थीटा इजक्वल टू कितना डिग्री 180 डिग्री ले लीजिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहे। और इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो यहाँ पर माइनस है और इधर में प्लस है, यानी ये इधर डायरेक्शन होगा पी वेक्टर का और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यानी थीटा 180 डिग्री बना, ठीक है। तो जब थीटा डिग्री 180 डिग्री होगा तब हो जाएगा टाउ बराबर पी ई साइन कितना 180 डिग्री और फिर 180 डिग्री जीरो होता है, यानी टाउ बराबर फिर जीरो हो गया। लेकिन जब हम इसको घुमाने का कोशिश करेंगे तो ये अपने पोजीशन पर नहीं आ पाएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको, ठीक है। और केस 3 देखते हैं और वो मेन है, केस 3 यहीं पे हट जाएगा। तो केस 3 हम लोग देखते हैं। केस 3 इफ थीटा इजक्वल टू 190 डिग्री, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन इधर है, यानी यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, कितना डिग्री हुआ 90 डिग्री। तब टाउ बराबर हो जाएगा सर टी ई साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री 1 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है, तब टाउ बराबर हो जाएगा पी ई, और ये मैक्सिमम होगा, ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और ये नॉट इन इक्विलिब्रियम होगा, नॉट इन इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो एग्जाम में आता है कि इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इक्विलिब्रियम कब होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब थीटा बराबर 0 होगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब थीटा बराबर 180 डिग्री होगा। और इक्विलिब्रियम में कब नहीं होगा, जब 90 डिग्री होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, हो गया ये तीनों केस, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, तो हो गया यही चीज़ था, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड टॉर्क प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यही था। कहाँ है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है ये, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे नॉन है, देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स एंड टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही होगा, ये यहाँ पे अगर हम प्लस क्यू माइनस क्यू रख दें और यहाँ पे प्लस क्यू रख दें, तो इधर फोर्स लगेगा एफ बराबर क्यू इंटू ई, ठीक है। और ये इधर फोर्स लगेगा एफ इजकल टू माइनस क्यू इंटू ई। और कहाँ पे डेंस ज़्यादा है, यहाँ पे डेंस ज़्यादा है, तो एफ माइनस इज ग्रेटर देन एफ प्लस होगा, क्योंकि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डेंस कम होता है वहाँ का इलेक्ट्रिक फोर्स कमज़ोर होता है। तो यहाँ पे कमज़ोर है, ये कमज़ोर है और ये बलवान है, ठीक है। तो जब इस परिस्थिति में आएगा तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा, एफ नेट जो है वो 0 नहीं होगा, एफ नेट 0 नहीं होगा। और इस केस में जब हो एफ नेट 0 नहीं होगा और टाउ भी 0 नहीं होगा, टाउ भी 0 नहीं हो रहा। और इसके पहले वाले केस में क्या था, इसके पहले वाले केस में था एफ नेट 0 था, एफ नेट 0 था लेकिन टाउ नेट 0 नहीं था। इस केस में एफ नेट 0 है लेकिन टाउ जो है वो 0 के बराबर नहीं आया था। लेकिन अभी तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एफ नेट भी 0 नहीं है और टाउ नेट भी 0 नहीं है। तो इस दोनों कंडीशन में ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये क्या बोलते हैं कि आपको इसमें दोनों प्रकार का डायरेक्शन मोशन होगा, ट्रांसलेटरी भी होगा यानी सीधा भी चलना चाहेगा और रोटेटरी भी होगा। क्या होगा, ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी दोनों प्रकार का मोशन करेगा। यहाँ पे हम आपको लिख दिए हैं, इन दिस केस एफ नेट डज नॉट इक्वल टू 0, द टाउ नेट डज नॉट इक्वल टू 0 एंड द मोशन ऑफ द डाइपोल इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। यहाँ पे टाउ नेट है ये टाउ नेट है और ये एफ नेट है,
ठीक है, दोनों जीरो नहीं होगा। लेकिन जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं तो एफ नेट जीरो होता है और टाउ जो है वो जीरो नहीं होता, और यहाँ पे दोनों जीरो होते हैं। एफ नेट भी जीरो होता है और एफ नेट भी जीरो नहीं होता है और टाउ भी जीरो नहीं होता है। इसलिए ये ट्रांसलेटरी मोशन भी करता है और रोटेटरी, माने आगे भी बढ़ेगा और घूमते रहेगा और आगे बढ़ेगा, घूमते रहेगा और आगे बढ़ेगा, घूमते रहेगा और आगे बढ़ेगा। किधर बढ़ेगा? तो इधर फोर्स ज़्यादा, इधर बढ़ेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का है ऑसिलेशन, ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी डाइपोल को हम रखते हैं, ठीक है, डाइपोल को हम रखते हैं 2a है, ठीक है, तो ये, ठीक है, तब इन अ यूनिफॉर्म, इन देख लीजिए, पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी और नीट के लिए। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इफ ए डाइपोल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर्म, स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर्म। देख लीजिएगा, गौर से देखिएगा बात, ठीक। स्टेबल माने ये है माइनस क्यू और प्लस क्यू, इधर P है और पूरा 2a है, आपको पता ही है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इसको स्लाइटली हम क्या करेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इफ ए डाइपोल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन इट एग्जीक्यूट एंगुलर SHM हैविंग ए पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। जब हम इसको इस वो से इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा एंगल पे इसको क्या करेंगे, हम रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे, तब इसमें एंगुलर SHM होगा। एंगुलर SHM इसलिए होगा कि जब हम इसको थोड़ा सा एंगल पे, थोड़ा एकदम वेरी डी थीटा एंगल से इसको हम रोटेट करवाएंगे, ठीक है, तो इसमें ऑसिलेशन होगा। क्यों ऑसिलेशन होगा? क्योंकि PE साइन थीटा यानी माइनस PE साइन थीटा होगा, यानी रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, यानी रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। रिस्टोरिंग टॉर्क बराबर I अल्फा होता है, आप 11 में पढ़े हैं, टॉर्क बराबर I अल्फा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क में नेगेटिव होता है, नेगेटिव टाउ बराबर I अल्फा। ये क्या बोलते हैं, रोटेशनल चैप्टर में था 11th में कि टाउ बराबर होता है I अल्फा, ठीक है, ठीक, टॉर्क बराबर होता है I अल्फा। I यहाँ पे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये इसमें किसमें, टॉर्क में, लेकिन रिस्टोरिंग टॉर्क में यहाँ का लगेगा माइनस। अच्छा, टाउ का फॉर्मूला हम जानते हैं PE साइन थीटा, अभी देखे हैं, बराबर I अल्फा, ठीक, अल्फा। तो इफ थीटा, हमने थीटा क्या किया है, थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, हम चाहें तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम आपको लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं। तो ये थीटा जो छोटा हो जाएगा तो साइन थीटा को क्या हम लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, यानी माइनस PE इज इक्वल टू I, और अल्फा आपको पता होता है डी ओमेगा बाई dt होता है, या d² थीटा बाई dt² होता है। ये 11th की बात है, ठीक। अब इसको यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए, d² थीटा बाई dt² बराबर माइनस PE अपॉन कितना I, ये आके यहाँ नीचे चला जाएगा। अब इसको हम इधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा d² थीटा बाई dt² प्लस PE, अच्छा थीटा छोड़ रहे हैं, यहाँ भी थीटा छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब उसको ले आएंगे तो PE बाई I, और ये थीटा बराबर 0 होगा, और ये एक का है, एंगुलर SHM का इक्वेशन है। इसको अगर हम कंपेयर करें, किससे करें, कंपेयर करें किससे, d² थीटा बाई dt² प्लस ओमेगा² थीटा बराबर 0, तो ये एंगुलर SHM है। एंगुलर SHM इसलिए है कि यहाँ पे थीटा है, अगर x रहता तो लीनियर SHM होता है, ठीक है, एंगुलर SHM है। तो अब बताइए, तो ओमेगा² कितना है, ओमेगा² सर PE बटा I है सर, PE बटा I है सर, ठीक है। तो ओमेगा सर कितना होगा, तो ओमेगा होगा सर 2PE बटा I होगा सर, ठीक है सर, ओमेगा इतना होगा सर। जब सब ओमेगा इतना होगा तो हमसे पूछ क्या रहा है,
हमसे पूछ रहा कौन चीज़, टाइम पीरियड, हैविंग ए टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं तो देख लीजिए। कैसे निकलेगा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जी मेंस और नीट के लिए, ठीक है। तो ओमेगा बराबर हम लोग जानते हैं, ओमेगा बराबर 2π/t, ये मालूम है हमको 11th क्लास में। तो इसको लिख दीजिए 2π/t बराबर कितना, PE/I, ठीक है। तो t हमको निकालना है, तो ये उधर जाएगा तो ये यहाँ आएगा, यानी t बराबर हो जाएगा 2π, ठीक है। t वहाँ जाएगा तो ये यहाँ आएगा पाई √PE/I। अगर हम इसको लिख दें अच्छा से तो t बराबर हो जाएगा 2π, ये ऊपर चला जाएगा और p नीचे होगा, यानी I ऊपर और PE नीचे। ये आपका टाइम पीरियड निकला, ये आपका टाइम पीरियड निकला। और ये जो I है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। I क्या है, तो I आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। I, वेयर I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, एट पॉइंट O मैंने सेक्टर। और आप P बराबर जान रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक। और E बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो टाउ निकल गया आपका। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी भी निकल गया, ओमेगा भी हमने निकाल के दिखा दिया, टाउ भी निकाल के दिखा दिया। अब हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/टाउ। तो बैठा दीजिए 1/t टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितना है, इतना है। तो जब इसको बैठाइएगा तो ये होगा 2π कितना, I/PE। तो अब ये नीचे, तो इसको ऊपर लिखने के लिए सजा के लिख सकते हैं, बराबर 1/2π, ये PE ऊपर चला जाएगा, PE/I। ये आपका फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, और ये है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये लास्ट टॉपिक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे भी लिख सकते हैं, +Q और -Q, और आपका मन करे तो पहले माइनस दे दीजिए, प्लस बाद में दीजिए। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े हैं कि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है और माइनस में जाकर टर्मिनेट करता है, यानी लास्ट होता है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ से निकलेगा माइनस में जाएगा, 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 और यहाँ से निकल के उधर नहीं जाएगा तो प्लस से हमेशा बाहर होता है, आउटवर्ड होता है। तो आउटवर्ड कर दिए हम, जितना खींचने का मन है खींच दीजिए, ठीक है। लेकिन परपेंडिकुलर होना चाहिए, हम आपको बताए हैं, ठीक है। और यहाँ नेगेटिव चार्ज में इन करता है, इन करवा दीजिए, इन करवा दीजिए। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। आशा करते हैं कि ये लेक्चर आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।